हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी मित्रों का DRB स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन है। सिंधु घाटी सभ्यता का आज दूसरा पार्ट लेकर के प्रस्तुत हैं। हमारे सभी साथीगण जो भी यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से, वे सभी मित्रों से निवेदन है कृपया इसको पढ़ें, सीखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आपके लिए लेके आए हैं। आइए देखते हैं मित्रों, आज सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2 पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 में आज सिंधु घाटी सभ्यता के हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी सुनियोजित नगर व्यवस्था एवं उत्तम जल निकासी के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। मित्रों, 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया था। देखें मित्रों, उत्खनन शब्द जो कि आर्कोलॉजी से रिलेटेड है, उत्खनन दो प्रकार से होता है। उत्खनन की विधियां दो प्रकार की हैं, जिसमें एक होता है क्षैतिज उत्खनन, दूसरा होता है लंबवत उत्खनन। तो उत्खनन को समझने के लिए हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि उत्खनन क्या है, कैसे होता है। पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुरातात्विक सामग्रियों को निकालने के लिए उत्खनन किया जाता है। तो उत्खनन की दो विधियां हैं, एक है क्षैतिज उत्खनन, दूसरा है लंबवत उत्खनन। तो क्षैतिज और लंबवत पर भी विचार कर लें। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो क्षैतिज उत्खनन हुआ है। क्षैतिज का मतलब होता है कि पृथ्वी के समानांतर उत्खनन करना। क्षैतिज उत्खनन से जैसे हमें ये पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल हड़प्पा है वो 5 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है। 5 किलोमीटर का एरिया है सिंधु घाटी की सभ्यता का जो हड़प्पा पुरातात्विक स्थल है। तो ये क्षैतिज उत्खनन का परिणाम है। पृथ्वी के समानांतर उत्खनन किया गया, अर्थात जहां तक ये वस्तुएं मिलती गई वहां तक का उत्खनन कार्य करा लिया गया। अर्थात क्षैतिज उत्खनन से किसी भी संस्कृति सभ्यता के विस्तार का पता चलता है मित्रों, वो कितने एरिया में, कितने विस्तार में है। दूसरी बात, जो लंबवत उत्खनन होता है, लंबवत का मतलब होता है कि गहराई में उत्खनन करना, पृथ्वी की गहराई में। जैसे ये लंबवत उत्खनन का मतलब ये इस प्रकार से आप समझें कि ये प्रथम तल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ऐसे इस प्रकार से नीचे की तरफ चले जाएंगे। जैसे थोड़ी दूर उत्खनन किए तो कोई संस्कृत के अवशेष मिले, फिर आगे इच्छा हुई आगे बढ़े तो कुछ और अवशेष मिले, फिर और अवशेष मिले, फिर और अवशेष मिले, फिर और अवशेष मिले, और अवशेष मिले। तो इस क्रम से इसको लंबवत उत्खनन कहेंगे। जो सबसे नीचे यहाँ पर अवशेष मिलेगा वो सबसे प्राचीनतम संस्कृति कह जाएगी, और जो सबसे ऊपर का सामग्री प्राप्त हुई है, पुरातात्विक सामग्री, उसको सबसे नवीन संस्कृति के नाम से जाना जाएगा। इसमें संस्कृतियों के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, सपोज दैट 6 चरण मिले हैं। तो संस्कृतियों के कालक्रम का पता चलता है। ये पुरानी है, इससे थोड़ा कम पुरानी है, इससे कम, इससे कम, इससे कम, ये सबसे नई संस्कृति है। तो लंबवत उत्खनन से विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का पता चलता है, उनकी प्राचीनता का पता चलता है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों में विभेद स्पष्ट कर लें। क्षैतिज उत्खनन जो होता है वो विस्तार में होता है, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया गया है। और लंबवत उत्खनन में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के कालक्रमों का पता चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लेना आवश्यक था मित्रों। ये पुरातत्व का शब्द है उत्खनन। हम कभी एक लेक्चर बनाएंगे आर्कोलॉजी का भी, क्योंकि हिस्ट्री और आर्कोलॉजी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको भी समझ लेना आवश्यक हो जाता है मित्रों। दूसरी बात, अब यहां हम चर्चा करेंगे कि जो हड़प्पा
का उत्खनन कार्य हुआ है उसमें मित्रों सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। तत्पश्चात 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने पूरा इसका उत्खनन कार्य कराया। तत्पश्चात 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने इसका उत्खनन कार्य कराने का काम किया था। सज्जनों, इसके पश्चात अब यहाँ हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल हड़प्पा है, यहाँ इसकी हम थोड़ा सा नगर नियोजन व्यवस्था देखेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो लगभग एक जैसे ही पुरातात्विक स्थल हैं। इनकी जो रूपरेखा है, नगर है, लगभग एक जैसे ही हैं तो इनके बीच की दूरी काफी है, किंतु इनकी बनावट और रूपरेखा जो है वो लगभग एक जैसी ही है। इन दोनों पुरातात्विक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पुरातात्विक स्थलों को देख करके एक विद्वान थे, पुरातात्विक थे स्टुअर्ट पिगट, जिन्होंने इन दोनों पुरातात्विक स्थलों को देख करके ये अनुमान लगाया, क्योंकि दोनों का रंग ढंग एक जैसा था, तो और काफी विस्तृत क्षेत्र में ये पूरी सभ्यता फैली थी। हमने आपको बताया था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था इसका। तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूजीसी में भी पूछा गया है, प्रवक्ता में, टीजीटी में, कि किसने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। तो याद रखेंगे मित्रों, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लीजिएगा, स्टुअर्ट पिगट। लेक्चर में जा रहा है, इसको आप अगर सुनेंगे ध्यान से तो ये शब्दावली विस्मृत नहीं होगी, याद रहेगी आपको। दूसरी बात, अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ देखते क्या है कि जब यहाँ उत्खनन कार्य हुआ तो यहाँ 2 टीले पाए गए, पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। तो जहां पूर्वी टीला था वो नगर क्षेत्र है, पूर्वी टीला जो था वो नगर क्षेत्र है, और जो पश्चिमी टीला था वो दुर्ग टीला कहलाया। मार्टिमर व्हीलर ने उस दुर्ग टीले को या दुर्ग को माउंट एबी की संज्ञा दिया है। मित्रों याद रखना, पश्चिमी टीले के दुर्ग को माउंट एबी की संज्ञा से विभूषित किया है। हमने यहाँ डायरेक्शन बनाया हुआ है, याद रखेंगे। पूर्व में क्या है, नगर है, पश्चिम में जो है इनके दुर्ग हैं, और दक्षिण में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर R37 कब्रिस्तान सिमेट्री एक्ट पाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि हड़प्पा से R37 कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के ये दक्षिणी दिशा में, नगरों के दक्षिण दिशा में ये R37 पाया गया है, कब्रिस्तान है। आगे देखें मित्रों, तो हमने आपको बताया कि हड़प्पा का जो एरिया था, उसकी जो लगभग परिधि है वो 5 किलोमीटर की परिधि में ये हड़प्पा विस्तृत था। हड़प्पा में और बहुत सारी बातें हैं, हम जरा से यहाँ इनके नगर नियोजन की चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि सुनियोजित नगर व्यवस्था यहाँ टाउन प्लान करके बनाया गया है। ये हड़प्पा को यहाँ पर टाउन प्लानिंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, जिसको सुनियोजित नगर व्यवस्था कहेंगे। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे कि इनके यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाती थी। वास्तव में जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटती थी, उसका भी एक नाम मिलता है, ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस, याद रखेंगे, ऑक्सफोर्ड सर्कस। इस चौराहे को, कटान बिंदु को ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जानते हैं। मुख्य सड़क की जो चौड़ाई है मित्रों वो 9.15 मीटर मिलती है, और जो गलियों की सड़कें हैं, गलियां हैं, वो 1.80 मीटर चौड़ी है। दूसरी चीज मित्रों याद रखें, इनकी जो सड़कें हैं, सड़कों के बगल में जो पक्की नालियां हैं, तो पक्की ईंटों से बनी है ये सड़क, ये और ये पक्की ईंटों से है निर्मित, किंतु इनके अंदर का भाग ये कच्चा है, ये कच्चा है मित्रों, याद रखना। लेकिन किनारे किनारे का पोर्शन पक्का है, नालियां पक्की हैं, पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। और दूसरी बात है, मकान सड़कों के किनारे बने हुए हैं मित्रों, और इन मकान में मकान है कैसे, यहां पर यह चर्चा कर लेना आवश्यक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के भवन
खास करके हड़प्पा मोहनजोदड़ो की अभी चर्चा चल रही है। तो यहाँ भवन 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3-3 मंजिल तक के भी पाए गए हैं। विशालकाय, लघु, मध्यम दर्जे के भी मकान पाए गए हैं। तो इन मकानों में अक्सर आंगन भी है, ज़्यादातर मकानों के अंदर कुआं भी है। कुएं से पानी पीने का कार्य करते थे, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे, इनकी जल निकासी पर। तो मित्रों याद रखें, देखें ध्यान से, तो इनके यहाँ जो ईंटों का प्रयोग हुआ है वो ईंटें पक्की होती हैं। पक्की ईंटें और उनका जो रेशियो है वो 4:2:1 का अनुपात है ईंटों का। 4:2:1। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें पाई गई हैं वो किस अनुपात में है, तो 4:2:1 के अनुपात में पाई गई है। इसको याद रखना आपको। तो ये नगर चूंकि पक्की ईंटों से निर्मित है, कभी कभी अपवाद स्वरूप में क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें कालीबंगा और रंगपुर 2 पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के जो कच्ची ईंटों से निर्मित है। कालीबंगा और रंगपुर ये कच्ची ईंटों से निर्मित है, मित्रों याद रखना। बाकी यहाँ की जो बात हो रही है पक्की ईंटों से निर्मित है। दूसरी चीज, इनके भवन, हमने आपको बताया कि आंगन है, अक्सर मकानों में कुएं हैं। भवन के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके गलियों की तरफ खुलते हैं। मित्रों इस बात की तरफ विशेष ध्यान देना है आपको। दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके गलियों की तरफ खुलते हैं। और सड़क के किनारे अब इनकी जो जल निकासी व्यवस्था है, जरा उस पर विचार करें। जैसा कि हमने आपको बताया, मकान 1 मंजिल, 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल तक के पाए गए हैं। तो भवन पर दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। तो इनके जो छतों का पानी है वो आंगन में गिराया जाता है। डायरेक्ट ऐसे आज की तरह मकान के बाहर पाइप लगा करके सड़कों पर ये इस ढंग से पानी का ये बहाव नहीं करते थे। इनके बड़ी सिस्टमेटिक जल निकासी की व्यवस्था थी। तो ये क्या करते थे कि लकड़ी की पुपली होती थी, जैसे आज प्लास्टिक की पाइप लगाते हैं, लोहे की पाइप लगाते हैं, तो छतों से लकड़ी की पुपली लगाते थे और उसका पानी आंगन में उतारते थे। आंगन की पतली वाली नाली में, जहाँ पर इनके किचन का पानी या इनके बाथरूम का पानी उस नाली से हो करके ये बड़ी वाली नाली में प्रवेश करता था। यहाँ बड़ी वाली नाली में वो पानी प्रवेश कर जाएगा, कहीं भी पानी का छींटा बाहर नहीं गिरता था। इतना सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने जल निकासी की व्यवस्था किया था। अब ये पूरा पानी छन करके यहाँ से इस बड़ी नाली में आएगा, और बड़ी नाली में चूंकि ये नाली भी चारों तरफ से पूरा हर यहाँ से वहाँ तक ये बड़े बड़े उस पर पत्थरों से ढाकी गई थी। ओपन नाली नहीं होती थी, जरूरत पड़ने पर उसको खोल दिया जाता था। और जगह जगह पर नाली में गड्ढे बनाए जाते थे, ऐसे गड्ढे बना दिए गए थे। इससे ये परिलक्षित होता है कि अगर घर का जो कूड़ा करकट या मिट्टी बालू पे खड़ आ रहे हैं, ये इसी गड्ढे में जमा हो जाएंगे, और कदाचित जब नाली कभी जाम पकड़ने लगेंगे तो ये केवल इस गड्ढे को खोल करके साफ कर देंगे और पूरा नाली का पानी फिर से क्लियर हो जाएगा और पूरी नाली साफ हो जाएगी। तो इस जल निकासी की जो उत्तम व्यवस्था आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों में, अभी हम धौलावीरा की चर्चा करेंगे, वहां पर ये जल निकासी की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर मित्रों ये पक्की नाली है और जल निकासी की इस प्रकार की व्यवस्था है। इनके मकान में वातायन है, मतलब खिड़कियां भी लगी हुई हैं, एयर क्रॉसिंग है, हवा का आवागमन है, और दीवारें प्लास्टर हैं, तो पक्की ईंटें हैं। इससे पता चलता है कि इस समय ईंट उद्योग निश्चित रूप से विकसित अवस्था में रहा होगा। और दूसरी चीज, ये जो टाउन का इनका प्लान है, इस क्रम में आज की तरह जैसे सड़कें कभी कभी देख रहे हैं आप टेढ़ी सी ऐसे घुमावदार से बन जाती है, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ पर सड़कें बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं और एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। इनके यहाँ के जो रेजिडेंशियल है सब सिस्टम से सारे मकान बनाए गए हैं, और मकानों के पानी जो है बिल्कुल मेन नाली में यहाँ निकल रहे हैं, ये अभी चर्चा हो गई है। और सड़कों पर इनके मुख्य दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, जैसे आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो,
तो इतना सारा प्लान कर करके ये इन्होंने इस प्रकार की सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। मित्रों, दूसरी चीज हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे कि यहाँ से हड़प्पा से हमको उत्खनन में और बहुत सारी चीजें क्या क्या मिली हैं, इन पर भी चर्चा कर लें। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। आज 37 हड़प्पा से, और ये नगर के दक्षिण दिशा में है, याद रखना है आपको। दूसरी चीज, अब यहाँ से हमें प्राप्त क्या क्या होता है, आपको इस बात पर भी ध्यान देना है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र मिला है। दूसरा, शंख का बना हुआ बैल, शंख का बना हुआ बैल, ये हड़प्पा से पाया गया है। तीसरा, स्त्री गर्भ से निकलता पौध, जिसको उर्वरता की देवी कहा जाता है, उर्वरता की देवी के नाम से जाना जाता है, स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौध। तीसरा, पीतल का इक्का पाया गया है मित्रों यहां से, ये बहुत बार पूछा गया है, पीतल का इक्का कहां से मिला है, तो ये आपको याद रखना, हड़प्पा से मिला है। और यहां पर सड़कों के थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या है कि चबूतरे बने हुए हैं, और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हैं, जहां पर व्यापारी वगैरह लोग बैठ करके सामान वगैरह बिक्री भी करते रहे होंगे। तो वृत्ताकार ईंटों के चबूतरे कहां पाए गए, हड़प्पा से पाए गए हैं मित्रों। और यहां पर गेहूं और जौ के दानों के भी साक्ष्य पाए गए हैं, गेहूं और जौ के दाने यहां से पाए गए हैं मित्रों। और इसी के साथ साथ अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो और तमाम धौलावीरा, राखीगढ़ी जो पुरातात्विक स्थल हैं, कहाँ हैं, क्या पाया गया है, क्या क्या चीजें वहां पर हैं, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा और कर लें कि जैसे हमने उस दिन बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी से पहले हम लोग ये जानते थे कि हमारी जो प्राचीनतम सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, किंतु कार्बन डेटिंग के अनुसार C14 ये तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधा है, वैज्ञानिक विधि है, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, सजीव चीज का तिथि का निर्धारण किया जा सकता है, या निर्जीव हो गया हो उसके भी तिथि का निर्धारण किया जा सकता है। ये कार्बन 14 विधि है। क्या कार्बन 14 विधि को किसने खोजा, तो याद रखेंगे मित्रों, C14 जो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है, इसकी खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री J.F. लिबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे J.F. लिबी, जिन्होंने इसकी खोज 1946 ईस्वी में किया था। अब हम बात कर लें कि ये C14 होता क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12, C14 और C12 की मात्रा पाई जाती है। मित्रों, समय बीतते बीतते क्या होता है कि ये कार्बन 14 जो है धीरे धीरे ये समय के साथ साथ क्षरित होता रहता है। तो जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारे, मान लीजिए आज 37 से अस्थिपंजर के साक्ष्य पाए गए या कुछ भी पाए गए, तो वहां से उन्होंने क्या किया कि उसको प्रयोगशाला में ले जा करके उसका कार्बन 14 के साथ, आधुनिक कार्बन 14 के साथ रिएक्शन करा करके पता लगा लेते हैं कि इस अस्थि से अभी कितना % कार्बन ह्रास हो चुका है, कितना प्रतिशत इसका कार्बन क्षरित हो चुका है। तो उस हिसाब से इस पर रिसर्च है कि इतना प्रतिशत कार्बन ह्रास होने में इसको इतना समय लगा होगा। उस हिसाब से ये निश्चित किया जाता है कि यह वस्तु या यह अस्थि इतना पुरानी रही होगी। तो प्राप्त इस प्रकार के अवशेषों के आधार पर कार्बन 14 विधि से इन्होंने तिथि का निर्धारण किया, और तिथि निर्धारित होने में क्या हुआ कि 2350 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 2500 ईसा पूर्व के समथिंग इस सभ्यता को ले जाते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो हमारी है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 BC तक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आती है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल
हमारे यहाँ काउंट किया जाता है मित्रों। तो निश्चित रूप से ये क्लियर हो गया कि हमारी जो प्राचीनतम सभ्यता है वो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है मित्रों। अभी ये सुनियोजित नगर व्यवस्था पर चर्चा हुई। आपको याद रखना है, कभी कभी ये सड़कों की चौड़ाई पूछ लेता है और कभी कभी ये गलियों की चौड़ाई पूछ लेता है। तो सड़कों की चौड़ाई जो मुख्य सड़क है जिनको राजमार्ग के नाम से जाना जाता था 9.15 मीटर है और गलियों की चौड़ाई 1.80 मीटर है, याद रखना है मित्रों। और ये आज का हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2 पार्ट है, आपको कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा मित्रों। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से आप सफल हों, हर कंपटीशन को फेस करें, जल्दी से जल्दी आप अपने मंजिल को, मुकाम को हासिल करें। सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। हम नित्य प्रति आपके लिए नए नए वीडियो, सबसे पहले हिस्ट्री का वीडियो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ले चलेंगे आपको सीधा वैदिक कालीन सभ्यता में, उसके बाद महाकाव्य काल में ले चलेंगे मित्रों। फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक दशा पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक्स छोड़ेंगे नहीं। सारे इंपॉर्टेंट और सारे एकदम फिक्स तथ्य जो वाजिब है सब पर चर्चा करेंगे। सारे तथ्यों को आपको ध्यान से देखना है और एक एक तथ्य को बिल्कुल दिमाग में बैठाते चलना है। ये लेक्चर 1-2 बार आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। हमारे सारे लेक्चर्स YouTube पर अपलोडेड हैं, कृपया उनको देखें, उनका अध्ययन करें, पढ़ें, सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूं, आपके सहयोग का आकांक्षी हूं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।